नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश आज किसान दिवस मना रहा है और इसीलिए देश देशांतर में आज बात किसानों के सफर की, उनकी विकास यात्रा की और अब आने वाले समय में किसान चाहते क्या हैं और किस तरीके से उन्हें उनकी उपज का सही दाम मिल सके। क्योंकि आज़ादी के वक्त उत्पादन बढ़ाना प्रमुख लक्ष्य था और इस वक्त किसानों का लक्ष्य अपनी आमदनी को दोगुना करना है। तो आज अपने एक्सपर्ट्स के जरिए समझेंगे कि उसके लिए क्या विकल्प हैं, क्या नए मॉडल, तकनीक, आविष्कार हैं और किस तरीके से उन्हें हमारे देश में किसान अपना सकते हैं और रास्ते की अड़चनें क्या हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी हैं जो कि पूसा इंस्टीट्यूट से हैं, दिल्ली से। स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यतीश राजावत हैं। यतीश, स्वागत है आपका। और पीके जोशी साहब हमारे साथ हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और जुड़े रहे हैं IFPRI से, आप फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत में जोशी सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि जब किसानों के अगर सफ़र को देखें और देश के साथ उसे जोड़ कर देखें, एक वक्त में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करना उन्होंने उसे पूरा किया और अब जो दूसरा बड़ा मैं कहूँगी पड़ाव है वो है उनकी उपज के दाम को बढ़ाना। किस तरीके से इस चैलेंज को देखते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम कितना अब तक सफर तय कर पाए हैं? देखिए, पास्ट में हमारा जो कृषि है उसमें अभूतपूर्व सक्सेस हमें मिली है। जब हम आज़ाद हुए थे तब हम लोग हर कमोडिटी में डेफिसिट थे और धीरे धीरे जो हमारी टेक्नोलॉजी आई, नए तरह की पॉलिसीज आई, इंस्टीट्यूशंस बने, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसकी वजह से अभूतपूर्व जो सक्सेस मिली हमें, तो हम हर फसल में, हर कमोडिटी में आज हम सरप्लस में हैं, एक्सेप्ट पल्सेज और ऑयल सीड में। बाकी हर कमोडिटी, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे शुगर हो या हॉर्टिकल्चरल कमोडिटी हैं, लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, हर क्षेत्र में हमारा जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है। तो इसमें क्या हुआ कि इस प्रोसेस में जब जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाती है और सरप्लस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे प्राइसेस कम होने लगते हैं उस कमोडिटी के। तो अब यहाँ पे जब नई सरकार आई थी मोदी साहब की, तो उन्होंने सबसे पहला एक मंत्र दिया था कि डबलिंग फार्मर्स इनकम। पहले हमारा जो लक्ष्य होता था कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, वो बिल्कुल सही लक्ष्य था कि हमें हर कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है और उसमें हम सफल हुए। लेकिन उस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमारा जो प्रोडक्शन के टारगेट्स मीट करते करते हम लोग ये भूल गए कि उससे प्रॉफिट उसी तरह से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जो सबसे पहले एक पैराडाइम शिफ्ट आया, पैराडाइम शिफ्ट मैं इसको इसलिए कहूँगा क्योंकि प्रोडक्शन से अब इनकम की ओर मूव किया। अब जब हम जैसे ही प्रोडक्शन से इनकम को चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ साथ करनी होती हैं। तो ये इसके लिए जो है, सबसे पहले खाली सिर्फ प्राइसेस का रोल नहीं है। जो आपने कहा कि दामों को अच्छे मिलें, सिर्फ प्राइसेस का रोल नहीं है इसमें, जो है बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो सबसे पहली बात है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर से जो है हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और ये मॉडर्न एग्रीकल्चर हो। मॉडर्न एग्रीकल्चर जिसे हम कहेंगे कि इट शुड बी मोर इफिशिएंट एग्रीकल्चर, मोर कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर, मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर एक हमको करना होगा। दूसरा, हमें अपने जो हमारे जो इनपुट्स हैं, कम से कम इनपुट्स को यूज करके हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में लैंड रिसोर्स है, चाहे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे जो है ये रिसोर्सेज की कमी आने वाली है। तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कम से कम ज़मीन में, कम से कम वाटर से हमें ये प्रोड्यूस करना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे हम इनकम को बढ़ाया जा सकता है, वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। देखिए, अभी जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वो है एक एग्रीकल्चर इज ए जस्ट ए वे ऑफ लाइफ है। हम इसको हम एक एग्री बिजनेस प्रोफेशन की तरह नहीं देखते हैं। तो आने वाले टाइम में इसको एग्री बिजनेस प्रोफेशन की तरह देखना होगा और ये एग्रीकल्चर डिमांड ड्रिवन होना चाहिए और मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। जब हम डिमांड ड्रिवन और मार्केट ड्रिवन की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि किस तरह की डिमांड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो कंज्यूमर्स की डिमांड चेंज हो रही है। अब हम सीरियल्स के बदले हम लोग अब ज़्यादा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, पोल्ट्री है, एग्स हैं, उनका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन का जो पैटर्न्स है
वो बदलनी चाहिए। जो हाई रिम्यूनरेटिव कमोडिटीज हैं, इनकी ओर हमें जाना होगा। चौथा जो है वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन, हमें अपने प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करना है, उसमें प्रोसेसिंग करना है, उसकी वैल्यू को इस तरह से बढ़ाना है कि जिससे कंज्यूमर उसके लिए ज़्यादा प्राइस दे। और जब सरप्लस हमारे पास हो जाता है तो हमें ये भी देखना होता है कि हमें अपने कृषि को के बाजार को खोलना है। कृषि के बाजार को खोलने के लिए हमें एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट जैसे ही हम सोचते हैं तो उसके लिए हमें फूड सेफ्टी इश्यूज हैं, हमें खेती को दूसरे ढंग से करना होगा, ये हमें ध्यान में लाना पड़ेगा। तो अब ओके। जो हम देखिए 20वीं शताब्दी में हमारा कृषि एक तरह का था, लेकिन जब हम 21वीं सदी में आ गए हैं तो हमें एक दूसरे तरह का कृषि हमें लाना है। जैसे अभी आपसे कहा कि ये हमको एक एग्री बिजनेस प्रोफेशन बनाना होगा, हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की ओर बिल्कुल जाना होगा। हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं और ये वैल्यू चेन्स हैं, ये इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें फार्मर का शेयर होना चाहिए। उस जो प्रॉफिट हो रहा है इंडस्ट्री को, उसमें फार्मर अपना शेयर उसमें उसमें करे। मार्केट ड्रिवन एग्रीकल्चर हो, ओके प्राइसेस सर। जो वोलेटिलिटी मार्केट में है उसको हम स्टेबलाइज कर सकें। इस तरह का हम एग्रीकल्चर को इन्विजन करके किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं। ओके। डॉक्टर विनोद, क्योंकि जो जोशी साहब ने कहा कि पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कैसे तकनीक के जरिए किसानों को उसका लाभ मिले, और दूसरा है इनपुट कॉस्ट को कम करना। ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत में जहाँ पर करीब 86% किसान जिनकी जोत बहुत ही छोटी है, जिन्हें लघु किसान कहा जा रहा है, क्या वो इन दोनों टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उनके पास कैपेबिलिटी है? और अगर नहीं है तो कैसे आपके संस्थान या नीतियों के जरिए उनको जोड़ने की कोशिश हो सकती है या हो रही है? यह बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है कि जो हमारे 86% लगभग किसान हैं जिनकी जोत 1 हेक्टेयर या उससे कम है, उनकी आमदनी का इजाफा कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में खेती का जो प्रारूप है वो अगर हम पाश्चात्य काल को देखते हैं तो हमारे खेती के साथ साथ दूसरे अवयव जुड़े हुए होते थे। खेती के साथ दुग्धोत्पादन होता था, खेती के साथ बागवानी होती थी। लेकिन हरित क्रांति के दौरान जो हमारा मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों या कुछ प्रमुख फसलों के ऊपर काफ़ी जोर रहा, जिसके नाते जो बाकी हमारे इंटरप्राइजेस हैं उन पे हम उतना, छोटे किसान विशेष करके, उसको ज़्यादा नहीं अपना सके। और इसके नाते जो खेती से बहुत सारी समस्याएं उपजी हैं। आमतौर पे आप देखते होंगे कि धान गेहूं की खेती जो पंजाब, हरियाणा या पूरे गंगा के मैदानी भागों में हो रही है, वहाँ पे ये फसल अवशेष जलाने की अभी एक समस्या है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम लोगों ने कार्य किया तो हम लोगों ने पाया कि जो हमारे छोटे या मझोले किसान हैं वो भी अगर धान गेहूं की खेती करते हैं तो उनकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये शुद्ध आय के रूप में साल भर में मिलती है। लेकिन उस छोटी सी खेती के साथ साथ दूसरे जैसे डेयरी अगर उत्पादन के ऊपर आप जाते हैं तो 1 हेक्टेयर भूमि पे लगभग 3 गायों का पालन साल भर बढ़िया से किया जा सकता है। दूध देने वाली अच्छी नस्ल को अगर रखते हैं और उनका भूसा, उनका चारा, ये सारी चीजें उसी खेत से उपलब्ध की जा सकती है। इसको हम लोग समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये अगर मॉडल अपनाते हैं तो यहाँ पे उनकी आमदनी में 1.5 लाख रुपया का और इजाफा होता है। मतलब जो आमदनी 80,000 रुपये थी वो बढ़ के 2,30,000 रुपये तक पहुंच सकती है। और भी सेकेंडरी एग्रीकल्चर हैं, बहुत सारे उसके साथ जुड़े हुए, मशरूम की खेती है, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइजेज हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, जो उससे मधुमक्खी पालन में मधु तो शहद तो हमें अलग से मिलता ही मिलता है। हमारी फसलों में परागण अच्छा होने के नाते फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। इसके अलावा जो गोबर होता है उसको हम लोग बर्मी कंपोस्ट के रूप में किसानों को बताते हैं कि अगर बनाएं तो वो बर्मी कंपोस्ट को आप अगर प्रयोग करते हैं तो और ज्यादा आपको पोषक तत्वों के रूप में मिलता है। तो ये सारी चीजें हमारे खेतों में ही है, हमारे किसान के पास है। इसके लिए बाजार में नहीं जाना है।
तो आपकी बाजार की निर्भरता भी इन इंटीग्रेटेड फार्मिंग से, समेकित कृषि प्रणाली से कम होती है, और आपको फसल के साथ साथ जो हमारी जरूरत है या हम सबको जरूरत है, और जैसे दूध है, सब्जियां हैं, मछली है, अंडा है, ये सारी चीजों की हमें संतुलित भोजन के रूप में आवश्यकता होती है, इस प्रणाली के माध्यम से हम उपलब्ध करा सकते हैं, और बाहर की लागत बहुत कम हो सकती है। और हमने लेकिन बताया विनोद कि जी, इनकम तो 2 समेकित गुना खेती नहीं, एक कई विकल्प गुना हो जरूर है, सकती लेकिन समेकित खेती में जो आउटपुट है, जो उसके लिए भी बाजार पर निर्भरता होगी, और जो किसानों की आशंका होती कि उसके लिए उन्हें बाजार में जो खरीदार चाहिए होंगे जहां पर रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ है। लेकिन जो छोटे है। बिल्कुल किसान सही है, जो कहा। 86% है, वो उस रिस्क को लेने की क्षमता नहीं है। विकल्प क्या है उनके पास फिर? देखिए, हम जब समेकित किसी प्रणाली की बात या हम विविधीकरण की बात करते हैं, तो हम विविधीकरण वो नहीं कहते कि कोई भी किसी तरह का विविधीकरण हर जगह वो लागू होगा। उसके लिए हमें उस स्थान विशेष की परिस्थितियों को समझना होगा कि वहां पर उसकी मार्केट क्या है, क्या वो जो उत्पाद होगा वो कितना जा सकता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार भी काफी इस पे प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले बजट के दौरान सरकार ने तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे जो उत्पाद हैं वो दूर स्थानों तक आसानी से ले जाए जा सके, या मार्केट के ऊपर इसको, चाहे प्रसंस्करण की बात हो, चाहे भंडारण की बात हो, चाहे ग्रामीण किसान रेल योजना की बात हो, ये सारी उसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि जो उत्पाद हो उनको कोऑपरेटिव फार्मिंग गांव स्तर पे, किसान के स्तर पे अगर हम संकलन करके उसको दूर तक या जहां पर उसकी जरूरत है अगर पहुंचाएंगे, तो निश्चित है कि उसको किसान को लाभ मिलेगा। ओके विनोद यही जी, एक उपाय। जी जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसका मैं यतीश आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने सवाल पूछा था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास जमीन बहुत कम है, उनके पास क्या उपाय है कि वो डाइवर्सिफिकेशन या हाई वैल्यू कमोडिटीज को कैसे ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें एग्जांपल्स हैं वो है जैसे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। हमें किसानों को संगठित करना होगा उनके प्रोडक्शन के लिए और मार्केटिंग के लिए, और स्केल के लिए जरूरत है, जो हमें स्केल ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें उसी एक कमोडिटी को, जिससे उनका मार्केट अच्छा हो, बार्गेनिंग पावर अच्छी हो। क्लस्टर फार्मिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है जिसमें एश्योर्ड प्राइसेज और एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट की सुविधा होती है, वो एग्जांपल है। देखिए हमारा कोऑपरेटिव में अमूल का जो मॉडल है बड़ा सक्सेसफुल है। इसी तरह से पोल्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत सक्सेसफुल है। और जो नई टेक्निक आप जो पूछ रहे थे, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में काम कर रहे थे, जैसे कोरिया है, जापान है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है। इन कंट्रीज में हमारे से छोटी उनकी जोत है, हमसे कम उनकी एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग है, लेकिन वहां पे प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, ये जो ऐसी नई मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसकी व्यवस्था है, और किसान लोग उसको यूज करते हैं और उससे उनका मुनाफा बहुत बढ़ता है। और लेकिन इसकी कंडीशंस ये है कि उनको संगठित होना पड़ता है अपने प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए। यतीश, कई सारे विकल्प इनका दोनों एक्सपर्ट ने कहा, लेकिन ज़मीन पर कई सारे अड़चने भी हैं, और आप खुद जुड़े रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से काफ़ी दिनों तक। किस तरीके से जो व्यावहारिक दिक्कतें हैं जिनके चलते जो किसानों की विकास यात्रा मैं कह रहा हूं, या फिर इससे आप कहें कि उनकी इनकम को डबल करने की बात हो या उनकी आय को बढ़ाने की बात हो, वो एक बड़ा चैलेंज बन जाता है जब भी बाजार की बात आती है या खरीदार की बात आती है? देखिए कविंद जी, इसमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। एक ये है कि जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम किसान की आय बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा उसके साथ कि हम उनकी आय इस रास्ते से बढ़ाएंगे या ये करेंगे, या ये एक पैराडाइम शिफ्ट था। मतलब ये एक सोच पे बदलाव है। सोच में बदलाव ये है कि हमारा किसान अन्नदाता से हमें उसको एक छोटे कारोबारी की तरह देखना है, और उसको उसी दर्जे का और उसी तरह से उसको रिस्पेक्ट देनी, और उसकी आय वो अपनी बढ़ाने में सक्षम है, हमें उसको सक्षम की तरफ ले जाना है। ये सेंट्रली प्लान, सेंट्रली एग्जीक्यूटेड, सेंट्रली डिटरमाइंड जो मॉडल थे, जो 50, 60, 70 के दशक में हमारे एक्सपर्ट्स और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस और उन्होंने बनाए थे,
ये इस छोटे किसान के लिए अब इस नए युग में लागू नहीं होते। ये पहली चीज, पैराडाइम शिफ्ट को समझने की जरूरत है। आय वो कैसे बढ़ाएगा? देखिए, उसके पास तीन चीजें हैं, जमीन है, उसकी अपनी लेबर है, और उसको कुछ जानकारी या उसको पहचान है एक सेक्टर की, जो है कृषि। अब कृषि से जमीन पे हमने उसको बांध रखा है, यानी कि वो ना तो जमीन पे कर्ज उठा सकता है, ना ही जमीन बेच सकता है, और ना ही जमीन पे कोई नया धंधा खड़ा कर सकता है। क्योंकि अगर वो बैंक के पास जाता है तो बैंक व्यवहारिक रूप से ये कहता है कि कर्ज तो दूंगा, लेकिन 50% दाम का 50% रिजर्व प्राइस रखूंगा, यानी कि उसकी जमीन का सर्कल रेट 50% से कम हो गया। उस पे उसको उधार मिला। उधार भी उसको किस तरीके से मिला? मुश्किल से मिला, और मैकेनाइजेशन के लिए नहीं मिलता उसको उधार। उसको उधार मिलता है कि आप इस जमीन पे और फसल बो लीजिए, या आप कुछ और कर लीजिए। तो ये उसको अभी पूरी तरह से हमने बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, फार्मप्रेन्योर नहीं समझा। हमने उसको अभी भी उसी तरीके से दबा रखा है जैसे कि वो नासमझ है, अपना काम नहीं कर सकता। हमको उसको सेंट्रली प्लान्ड और सेंट्रली एग्जीक्यूट करना है। तो ये कमांड और कंट्रोल की जो इकोनॉमी थी, इसको प्रधानमंत्री ने तोड़ने के लिए, ये सोच को तोड़ने के लिए ये कहा सिस्टम को कि आप आय पे फोकस करिए। जब आय पे फोकस, क्योंकि उसकी फोकस आय पे है, वो अपनी कमाई को जानता है, वो अपनी कमाई को बढ़ाना चाहता है। सिस्टम का ये है कि उसकी कमाई कैसे बढ़े। तो पहली चीज तो उसको लैंड से, उसके लैंड पे फ्रीडम दीजिए, वो लैंड को कन्वर्ट कर सके, वो उस पर माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट डाल सके, चाहे वो डेयरी की हो, चाहे हॉर्टिकल्चर पैकेजिंग की हो, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसिंग वो यूनिट हो जो सिर्फ उसके गांव की हो। अभी तक हमारे देश में ये प्रयोग ही नहीं किए गए हैं, मतलब इस बात पे सोच ही नहीं शुरू हुई है। लेकिन आप किसी भी देश में चले जाइए, जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट है कृषि में, वो ज्योग्राफिकल होती हैं, यानी कि वो स्केलेबल नहीं होती कि आपने 1 मिलियन टन के प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी, नहीं। जब आपके किसान छोटे हैं तो आप छोटी यूनिट लगाने के लिए, और स्मॉल, जो हम कहते हैं कि स्मॉल एंटरप्राइजेस जैसे जर्मनी ने किए हैं, उनको आप बढ़ावा देते। उसी तरह कृषि में भी हमको उन्हीं स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट को उसकी जमीन पे अलाउ करना और उसको इनेबल करना जरूरी है। ओके। अब तीसरी चीज आती है जी। कि कैसे ये हो पाएगा। ये इससे नहीं हो पाएगा कि आप कहिए उसे कि आप डेयरी कर लीजिए, आप विविधीकरण कर लीजिए, आप ये सब चीजें तो वो कर ही रहा है, लेकिन इससे आय नहीं बढ़ रही है, इससे उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्योंकि हर चीज में फाइनली एग्रीगेशन होता है। डेयरी में आपने छोटी डेयरी लगाई, तो छोटी डेयरी में अगर 3 गाय रखी, तो 3 गाय की खपत आपकी गांव में नहीं होती, 3 गाय की खपत आपकी बाहर जाएंगी। तो यानी कि आपको एक सिस्टम चाहिए जो आपका दूध लेके उठा के शहर तक या पास के एरिया तक ले जाए। यानी कि आपको एक डेयरी मैनेजमेंट या कोऑपरेटिव चाहिए। कोऑपरेटिव का हमने पिछले 20-25 सालों से देख लिया है कि कोऑपरेटिव कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में कामयाब है, लेकिन पूरे देश में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहे। इसीलिए एफपीओ लाए गए थे, क्योंकि कुछ चीजें जो एफपीओ में हो सकती हैं, लॉजिस्टिक्स की, कॉस्ट की, इन्वेस्टमेंट की, वो कोऑपरेटिव्स में नहीं हो सकती। जैसे कि मतलब आप किसी प्रोफेशनल सिस्टम को हायर करना चाहते हैं, तो आप कोऑपरेटिव में किसी को तनख्वाह नहीं दे सकते, आप किसी प्रोफेशनल को नहीं ला सकते, लेकिन एफपीओ में यह आप कर सकते हैं। लेकिन हम उसको चांस नहीं दे रहे हैं। हम अभी भी उसी पुराने दर्रे पे फंसे हुए हैं और उसी पे चल रहे हैं। किसान नहीं फंसा। जो आप देखेंगे, जो प्रोग्रेसिव किसान है, वो आज की तारीख में प्रोग्रेसिव होना, यानी कि वो प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता है। वो पोल्ट्री लगा के उसको पैक करके वहीं से भेजना चाहता है, लेकिन सरकार उसकी यूनिट को इंडस्ट्रियल यूनिट का दर्जा नहीं दे सकती। उसको कहती है कि ये आपकी एग्रो यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है। यानी कि आपको कर्जा मिलेगा एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट मिलेगा एग्री का, इंडस्ट्री का नहीं मिलेगा। आपको लैंड यूज नहीं चेंज कर सकते। तो यानी कि मैं अपनी जमीन को कृषि ही रखूं और कृषि पे ही मैं प्रोसेसिंग करूं। तो ये सब बंधन है।
ये ओके। जो प्रोग्रेसिव किसान है ये अपने मॉडल बना चुका है। सरकार को ये समझना है कि इसको इनेबल कैसे करूं, इसको स्केल कैसे करूं, इसको प्रमोट कैसे करूं। राइट। यतीश, सरकार को जो आपने इसमें कहा ये मैं नहीं उसके बताना साथ कि एक सवाल और खड़ा होता है। जोशी साहब, वैल्यू एडिशन की बात करें और जो व्यवहारिक हकीकत है, यतीश बता रहे थे कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर, अगर स्टेट में आप जाकर देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका और सोच अभी भी पुराने ढर्रे की है और उसके लिए किसानों को जूझना पड़ता है और शायद इसीलिए वो कहीं ना कहीं आकर्षित नहीं होते इन स्कीम्स की ओर, बल्कि वो निराश होकर लौटते हैं। दूसरा ये कि जो आपने कहा कि बाजार में मॉडल शेयर होल्डर का और दूसरा कॉपरेटिव या फिर एफपीओस की बात हो रही है, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंटेबल दिखते हैं जमीन पर? देखिए, जो हमारा जो अभी का कृषि है उसमें किसान सिर्फ प्रोड्यूस करता है और आगे के उसके पास उसको मार्केट करना है। ये एग्रो प्रोसेसिंग का जो कंसेप्ट है वो हमारे देश में अभी बहुत कम है और ये एग्रो प्रोसेसिंग जब तक नहीं आएगा तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, एग्रीकल्चर ड्रिवन प्रोसेसिंग एंड देन फाइनली इट इज गोइंग टू द मार्केट। ये एक हमें चेन इस तरह की डेवलप करनी होगी। ये ना तो सरकार कर सकती है और ना ही किसान कर सकती है। इसमें जो एग्री बिजनेस है इसको हमें एग्री बिजनेस के पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। किसान और बिजनेस को साथ आना पड़ेगा। जो हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं, वैल्यू चेन्स हैं, ये बिजनेस फ्रेंडली होनी चाहिए। इफिशिएंट तो होनी चाहिए लेकिन बिजनेस फ्रेंडली होनी चाहिए। जब तक बिजनेस फ्रेंडली नहीं होंगी तब तक ये एग्रीकल्चर से हम एग्रो प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट या जो भी है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें एग्री बिजनेस को लाना पड़ेगा साथ में, जिससे साथ में वो लोग जुड़ सकें। या हमें एक ऐसा मॉडल खड़ा करना पड़ेगा जिसमें सम सॉर्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसमें किसान हो, सरकार हो और एक एग्री बिजनेस फर्म हो, ये साथ में मिलकर एग्रो प्रोसेसिंग करें। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट एक बार बहुत साल पहले 2005-6 में पंजाब में होने वाला था। एक ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था जिसमें इंडस्ट्री, किसान और सरकार तीनों मिलके प्रोसेसिंग प्लांट और जूस का बिजनेस शुरू होने वाला था वहां पे। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, हमारी सोच में ये परिवर्तन नहीं आएगा कि कृषि को हम किस तरह से एग्री बिजनेस प्रोफेशन बनाएं और एग्री बिजनेस ड्रिवन ग्रोथ को लाएं उस एरिया में। और ये पॉकेट हमें निर्धारित करने पड़ेंगे कि कहाँ पे किस चीज की हमें कौन सी चीज हमारी इफिशिएंट है, कौन सी चीज में हम ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, कहाँ पे उसका प्रोडक्शन ज्यादा है, स्केल कहाँ पे ज्यादा है। और किसानों को इसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग का एक नए तरह का एक्सटेंशन लाना पड़ेगा। अभी तक एक्सटेंशन हमारा सिर्फ प्रोडक्शन में है कि ये फसल लगाओ, इसमें इतना इनपुट डालो, इसमें इतना पानी डालो। जी। खेती का जो अब हमारा एक्सटेंशन सिस्टम है उसको हमें बदलना पड़ेगा। उसको हमें धीरे धीरे प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है, प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसके लिए क्रेडिट कैसे मिलना है, बिजनेस मॉडल बनाने हैं किसानों के। अनलेस हम ये बिजनेस मॉडल किसान के नहीं बनेंगे तब तक हम व्यावहारिक रूप से जमीनी पर नहीं आ सकते हैं इसके लिए। जी यतीश, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा एक सवाल उसके साथ था जो जोशी साहब कह रहे हैं कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस हाउसेस या इंडस्ट्री को उसमें जोड़ने की बात करते हैं, किसानों के अनुभव बहुत कड़वे हैं। उनका कहना है कि मुनाफा कंपनियां लेती हैं और जब घाटे की बारी आती है तो किसानों के सर पर ठीकरा फोड़ा जाता है। क्या इसमें सरकार यानी कि ट्राई पार्टी ही बेटर ऑप्शन है या फिर कुछ और विकल्प? नहीं कविंद, इसमें देखिए ये समझना जरूरी है कि बिजनेस कॉर्पोरेट ही नहीं है। ठीक है, किसान भी एक बिजनेसमैन है। ठीक है, वो भी कारोबार कर सकता है, वो भी प्रोसेसिंग कर सकता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी दर्जे से, किसी स्मॉल एंटरप्राइज से कम है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी अगली पीढ़ी भी वही करेगी जो पिछली पीढ़ियां करती आई। अगली पीढ़ी उसकी धंधा करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, आय बढ़ाना चाहती है और ग्रोथ चाहती है, तो उसकी एस्पिरेशन भी वही है। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कॉर्पोरेट और फार्मर के बीच में, ये रोड मैप है फार्मर से एंटरप्रेन्योर की तरफ। तो सरकार को क्या करना है इस प्रोसेस में कि वो इनेबल करे। ये सेंट्रली प्लानिंग, सेंट्रली प्लान, सेंट्रली प्रोड्यूस, सेंट्रल मॉडल 70 और 80 के दशक के हैं, जिसमें हम कहते थे उद्योग को कि आप इतना बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और हम आपको बताएंगे कि कितना बनाना है, कैसे बनाना है और कब बनाना है। यही माइंडसेट अभी किसानी में और एग्रीकल्चर में। इसको तोड़ना इस तरीके से कि आप किसान को यह मौका दें कि वो अगर माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट हॉर्टिकल्चर में लगाता है
देखिए पैकेजिंग हो रही है आज की तारीख में सब्जियों की, सब्जियां पैक हो रही हैं और वो मॉल्स में भी जा रही हैं और वो रिटेल में भी जा रही हैं और वो डायरेक्ट होम भी जा रही है, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू डायरेक्ट टू होम जा रही है। लेकिन इसको कंसोलिडेट किया जा रहा है वेयर हाउस पे, इसको तबकि इसको बनाया जा सकता है विलेज लेवल पे। अब ये माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट पंजाब ने इस पे बहुत प्रयोग किए हैं, वहां के किसान प्रोग्रेसिव हैं, तो उन्होंने ये सब मॉडल बना रहे हैं और कर रहे हैं। वो सरकार को, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये चाहिए कि उन्हीं मॉडल में उनको पैसा कैसे दें, जैसे कि वो लोन उठा के 15 लाख 20 लाख का लोन उठा के एक माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगा सके, वो उनकी एसेट को मोनेटाइज कैसे करें, कोलेटरलाइज कैसे करें। एसेट क्या है उनके पास, सहूलियत राज्य और केंद्र की ओर से मिलनी चाहिए ऐसे किसानों को। विनोद जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जब तकनीक की बात आती है, नए एक्सपेरिमेंट की बात आती है, कहा यह भी जाता है कि जो टूल्स हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर को लेकर, वो उस तरीके से अब तक हम नहीं डेवलप कर पाए हैं जो कि छोटे किसानों को उनकी पॉकेट के लिहाज से सहूलियत दे पाएं। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में अगर बदलाव होता है तभी हम कह पाएंगे कि किसानों की विकास यात्रा जो है वो सही मायनों में आगे बढ़ पाएगी, इनकम बढ़ पाएगी और वो खुशहाल हो पाएंगे? बिल्कुल, ये प्रश्न छोटे किसानों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि खेती में जो मानव संसाधन लगता था वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। लोगों का खेती से पलायन हो रहा है, दूसरी चीजों की तरफ लोग, नया युवा वर्ग विशेष करके जा रहा है। तो हम जो छोटे खेत हैं जहां पर हमें अगर कोई भी फसल उगानी है तो उसके लिए बहुत बड़ी मशीनें या जो आधुनिक मशीनें हैं उनको सीधे हम प्रयोग में नहीं ले सकते। ऐसी दशा में जो छोटे यंत्र हैं उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो छोटे किसानों के लिए सस्ते दामों पे उपलब्ध हो। आमतौर पे देखा जा रहा है कि ट्रैक्टराइजेशन काफी बढ़ा है देश में, लेकिन छोटे ट्रैक्टर, छोटे किसान के परिस्थितियों के अनुरूप मशीनें लगभग बहुत कम है। तो उसके ऊपर काफी कार्य करने की जरूरत है, जिससे कि कम समय में, कम लागत में आसानी से खेती के जो विभिन्न कार्य हैं, कृषि क्रियाएं हैं, उनको संपादित किया जा सके। और यहाँ पर और भी है कि जो अभी बात आ रही थी कि जैसे पॉली हाउसेस की और इनकी, ये थोड़ी नई तकनीकियां हैं। इन तकनीकियों के बारे में भी किसान को कैसे अपनाएं, उनके बीच में ले जाने के लिए भी जानकारी देने की बहुत आवश्यकता है। उसमें हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है उसको भी और ज्यादा मजबूत हम करें, मजबूत करने की जरूरत है। उससे वो किसान तक पहुंचेंगे, तभी वो अच्छा फायदा इसका कमा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ किसान दिवस पर किसानों की विकास यात्रा और उनकी रास्ते की अड़चनों पर अपनी राय रखने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे उनके रास्ते को आसान बनाया जा सकता है और उनकी उपज का सही दाम, मुनाफे वाला दाम उन्हें मिल सकता है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।